हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अगर ये टॉपिक आप देखते हैं तो आपका 5 से 10 अंक का जो है काम बन जाएगा। ठीक है, 10 से ये 12 भी अंक भी हो सकता है। आप कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको 8 से 10 12 अंक की टिप्पणी लिखने के लिए बायो में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो कक्षा 12 जीव विज्ञान का पूरे बुक से आपका 15 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी लेकर के आए हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये हर बार आता है। तो ये 10 टिप्पणी आपको ये 15 टिप्पणी आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेनी, और ये टिप्पणी लगातार 10 साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ चुके हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए और घंटी की दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक 2024 के हमारे बिल्कुल फ्री ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। इसका जो लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, ठीक है, और उसके बाद बच्चों जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जानी है, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से हो पाए और शानदार तरीके से हो पाए। ठीक है, और इसमें आपको जितने भी क्लासेस चलते हैं सबका लिंक भी हम शेयर कर देते हैं, ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना होने पाए। और सभी स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, बायो में आप 95 नंबर का स्कोर ले करके चलिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आल सब्जेक्ट का एक टारगेट बना करके चलिएगा और उतना आपको लानी है। इसी तरीके से बच्चों सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हम लेकर के धीरे धीरे आएंगे और सभी बताएंगे, और जितना बताएंगे उतना आपको करते हुए चलना, और उसी से पेपर में एग्जाम में आएगा भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का क्लास। तो आप लोग लाइक और शेयर दबा कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे आ जाए और इस वीडियो को अच्छे से देख लें। चलिए, 2024 के लिए बताया जा रहे हैं और आने वाले समय के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पूछा गया है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण टिप्पणी, पहला टिप्पणी जो बच्चों ने सेलेक्ट किया हुआ वो है बहुभ्रूणता। आपने पढ़ा भी होगा बहुभ्रूणता क्या होता है। अगर बात करें बच्चों तो ये आपके 2024 के भी पेपर 2014 के पेपर में आया था, 17 में भी आया था, 18 में भी आया था, 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, इसके बाद भी आया था। ठीक है, तो बहुभ्रूणता को आपको तैयार करनी है, और बहुत सारे ऐसे हमने टिप्पणी लिया हो जो कि हर साल लगातार पेपर में आ रहे हैं, तो उनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चलिए परिभाषा की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। परिभाषा बच्चों कहता है कि जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर कोई एक बीजांड है या बीज है, बीज में एक से अधिक भ्रूण जो है वो उत्पन्न होते हैं यानी पैदा होते हैं, तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। नाम से के लिए बहुभ्रूणता, यानी जो भ्रूण है उत्पन्न हो रहे हैं वो बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उसी को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर बात, सिंपल सा समझिए आप। यह घटना अनावृत्ति बीजी पौधे में अधिक होती है, लेकिन ये जो बहुभ्रूणता की जो प्रक्रिया होती है, घटना जो होती है, वो अनावृत्ति बीजी पौधों में सर्वाधिक होती है, परंतु आवृत्ति बीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। यानी ये जो घटना हुआ है, यानी बहुभ्रूणता के बिल्कुल आवृत्ति बीजी पौधे में बहुत कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज जो है एंटोनियन ल्यूइनहॉक ने संतरे में की थी। तो ये नाम रखिएगा कि बहुभ्रूणता की खोज किस फल में की गई थी। बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है तो किस में की गई थी भाई, संतरे में की गई थी, याद रखिएगा। और ये खोजे कौन थे, एंटोनियन ल्यूइनहॉक ने इसकी खोज की थी। तो परिभाषा पता हो गया और खोजकर्ता का नाम पता हो गया, और किस फल में खोजा गया था तो ये भी आपको पता हो गया। चलिए, इसमें कई क्वेश्चन है। टिप्पणी लिखने के लिए 2-3 अंक में, अगर छोटे क्वेश्चन बनेगा तो भी आपके बहुविकल्पी में 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें तो दूसरा आपका टिप्पणी में आपका आ जाता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन पिछली बार बच्चों 2023 में इसमें जो है 2023 में इस पर बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया, तो परिभाषा अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेगा। अनिषेक फलन का परिभाषा कहता है कि ऐसे फल, ध्यान सुनेगा, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है, यानी कि अंडाशय की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय का होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं।
तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी ध्यान सुनने का, ऐसे फल जिनका निर्माण जो है वो बिना अंडाशय का होता है तो उसे अनिषेक फल कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम बच्चों क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे। देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर जो अनिषेक फलन का उदाहरण दे सकते हैं कि अंगूर हो गया, तरबूज हो गया, संतरे आदि आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब आप दिखा सकते हैं। चलिए तीसरा आपका टिप्पणी आपका आ जाता है बच्चों की सह प्रभाविता पर टिप्पणी लिखने पूछेगा कि सह प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो सब ध्यान सुनेगा, इसमें हमने देखिए सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर नोट नहीं किया कि किन किन सालों में पूछा गया, लेकिन सभी टिप्पणी जो है आपके 5 से 6, 7, 8 साल हर साल रिपीट किए हुए हैं, ये मान के चलिएगा, ठीक है। चलिए अब सप्रभाविता का परिभाषा ध्यान सुनिएगा कि जब किसी कारक या जीन, ठीक है, जब किसी कारक या जीन के एलील में से भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। सह माने बहुत सारे, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सह माने यानी सप्रभाविता नहीं बहुत सारे, यानी मिश्रित रूप से, ठीक है। तो मिश्रित रूप से अगर यहाँ पर प्रभाव डालते हैं तो सप्रभाविता कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मनुष्य में रुधिर वर्ग, इसका आप अच्छे से एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। चलिए तीसरा भी टिप्पणी आपका क्लियर होगा। चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा टिप्पणी बच्चों कहता है अपूर्ण प्रभाविता। ये था भाई आपका सह प्रभाविता। अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अपूर्ण परिभाषा, अपूर्ण प्रभाविता क्या कहता है? कहता है कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में, यानी कि विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह प्रभावित न कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अब नाम से ही क्लियर है, समझिए चीजों को, आप रटने की कोशिश मत करिए। कहता अपूर्ण प्रभावित, अपूर्ण मतलब कोई भी काम है लेकिन वो पूर्ण नहीं है, आधा अधूरा है, ठीक है। इस तरीके अपूर्ण मतलब आधा अधूरा है, पूरा नहीं है। तो अब कहता है कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में, यानी कि दो विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरीके से प्रभावित न कर सके, ठीक है, यानी संतुष्ट न कर सके या उसको प्रभाव न डाल सके, तो इस घटना को जो है अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा हो गया। अब चलिए उदाहरण भी आप देख लीजिएगा। जैसे में आप दिखाएंगे कि मिराबिलिस जलापा या गुलाबाज के पौधे में लाल पुष्प, ध्यान सुनिएगा, लाल पुष्प व सफेद पुष्प युक्त पौधे के मध्य जब हम संकरण कराने पर यह यफन पीढ़ी में सभी फूल लाल या सफेद न होकर क्या हो जाते हैं, गुलाबी होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो है हम कोई भी पौधा ले सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं मिरालिबिस जलापा का अगर हम पौधा भी ले लेते हैं तो कैसे संकरण होगा वो चीजें हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया इसका लाल पुष्प, इसका ले लिया भाई हमने लाल पुष्प, और एक हमने ले लिया सफेद पुष्प, सफेद पुष्प हमने ले लिया। अब इन दोनों के बीच हम संकरण करते हैं तो लाल पुष्प में इसका हम ले लेते हैं RR और ये सफेद पुष्प इसका स्मॉल r, ठीक है। जब दोनों के बीच में बच्चों हम संकरण कराते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो है मध्य संकरण कराया जाता है तो ये क्या, ये जो बनाता है ये क्या बनाएगा, ये F1 पीढ़ी क्या होगा, F1 पीढ़ी होगा। और ये जो पौधा तैयार होगा बच्चों संकरण कराने पे ये गुलाबी रंग का होगा। क्या होगा भाई, गुलाबी रंग का तैयार होगा। यानी कि अगर कहें तो एक कैपिटल R एक स्मॉल r, ठीक है, ये आपका तैयार होगा। और ये होगा आपका स्वपरागण, ठीक है, ये होगा आपका स्वपरागण। तो इस तरीके से बच्चों आप फिगर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। वही ये उदाहरण में हमने जो बताया वही उदाहरण मैंने दिखाया कि आप मिरालिबिस जलापा का पौधा एक लाल ले लेते हैं एक सफेद ले लेते, दोनों में संकरण जब कराएंगे बच्चों तो गुलाबी रंग का पौधा यहाँ पर तैयार होगा F1 पीढ़ी का, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो है पांचवा है DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA अंगुली छाप या अंगुली छापी भी कहते हैं इसे। सबसे पहले आप सभी इसको आंख मूंद कर करिए, लिखिए ना कि ये हर साल आता है एग्जाम में और ये 2024 के पेपर में 100% पक्का आएगा। हाँ बच्चों बता दें ये हर साल आपको छोटे से या बड़े क्वेश्चन में लगभग हर सेट में दिख जाता है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है या DNA अंगुली छापी किसे कहते हैं, अंगुली छाप क्या होता है, इसके बारे में छोटे विस्तृत वर्णन करने के लिए भी पूछ सकता है या छोटे अंक में भी पूछ सकता है या टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों जानते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। इसके पहले भी हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ।
परिभाषा बच्चों कहता है, इसके बारे में ध्यान सुनिएगा कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। यानी दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो भिन्नता, कैसे भिन्नता उसको प्रकट कर सकते हैं, तो हम इसी यानी डीएनए फिंगरप्रिंट का ही यूज करते हैं। ठीक, तो यही एक प्रकार का ये तकनीक है। ठीक है, और इस तकनीक को सर्वप्रथम नाम रखेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो खोज जो किए थे वो सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे, ठीक है ध्यान सुनिए, एलेक्स जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। क्लियर हो गया? यानी दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सबसे सर्वप्रथम खोज जो एलेक्स जेफ्रे ने इंग्लैंड में किया था। जो साइंटिस्ट थे वो इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड में किया था, और खोजकर्ता का नाम एलेक्स जेफ्रे। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछ सकता है, तो एलेक्स जेफ्रे, ये नाम याद रखिएगा। ऐसा काम क्या होता है, कैसे पहचानता है बच्चों, तो ध्यान सुनिएगा। इसके लिए यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या चाहिए, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में भिन्नता के लिए क्या चाहिए, तो इनमें क्या क्या चाहिए बच्चों, ध्यान सुनिए। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या चाहिए कि इनमें से आपको खून, बाल, लार, वीर, योनि द्रव आदि के द्वारा जो है अपराधी, खूनी, बलात्कारी, पैतृक संबंध की पहचान इसके माध्यम से बच्चों किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, ध्यान सुनिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसा है बच्चों कि इससे जो है हमने आपको क्या बताया कि इस तकनीकी से आपके जैसे दो व्यक्ति के बीच में भिन्नता को, यानी कि उनके अलग अलग पहचान को ये डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये कैसे करेगा, आप किसी भी व्यक्ति का खून ले सकते हैं, बाल ले सकते हैं, लार से, वीर्य से, योनि द्रव से, इन सभी चीजें से जो है दो व्यक्ति के बीच भिन्नता को प्रकट किया जा सकता है। तो इसके द्वारा बच्चों जो है अपराधी को पकड़ने में मदद मिलती है। जैसे कि आपने बहुत सारे क्राइम की मूवी देखे होंगे, तो उसमें जो है इसी तरीके से अपराधी को पकड़ता है। ठीक है, आपने मूवी में देखा होगा, बस बिल्कुल इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे खूनी कोई खून करके चला गया तो भी आपने मूवी में देखा होगा, लेकिन धीरे धीरे पुलिस क्या करता है, उसको पकड़ लेता है ना। तो इस तरीके से, तो इसी वजह से पकड़ता है। जैसे कोई बलात्कारी, उसको भी इसी तरीके से पकड़ा जाता है। और पैतृक संबंध, यानी होता है ना कि ये पैतृक संबंध, ये इसका संतान है या फिर नहीं है, तो इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से पता होता है कि ये अपना, यानी कि दोस्तों पैतृक संबंध रखता है या फिर नहीं रखता है। तो इन सभी चीज़ों का पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला छठा आपका टिप्पणी है इंटरफेरॉन। चलिए इसके बारे में फटाफट देखते हैं, अब छोटे छोटे हैं, आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, इंटरफेरॉन ये भी बहुत सारे पूछे गए हैं, बहुत साल एग्जाम में आए हैं। ध्यान सुनिएगा कि यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। ध्यान सुनिएगा, ये जो इंटरफेरॉन है यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं, यानी वायरस से कोई कोशिका संक्रमित है उसके द्वारा जो स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ, ये इंटरफेरॉन है। ठीक है, जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। इसका प्रयोग जो है रोग निवारक के रूप में किया जाता है। यह अतः कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। यानी दोस्तों जो विषाणु होता है, जो विषाणु जो कई गुणन जैसे कि फैलते हैं बहुत रफ्तार से, इसको क्या करता है, इंटरफेरॉन जो है वो क्या कहता है, इसको रोकता है। ठीक है, तो इसको रोकता है, तो इसलिए इसे हम इंटरफेरॉन भी कहते हैं। चलिए इसके बाद बच्चों सातवां है आपका ओपिओइड्स। ठीक है, ओपिओइड्स, इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। ओपिओइड्स पर डायरेक्ट पूछेगा, ओपिओइड्स पर टिप्पणी लिखिए, तो आप लिखेंगे कि यह एक नशीली दवाओं का समूह है। ठीक है, यह एक नशीली दवाओं का समूह है। इसके अंतर्गत अफीम, हीरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन, ठीक है, आदि नशीली औषधियां शामिल है। ठीक है, आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित भी करता है। कौन? ओपिओइड्स। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों आगे लिखेंगे, अगला है आपका टिप्पणी प्रतिरक्षा, यानी इम्यूनिटी के बारे में आपको लिखने के लिए पूछेगा, तो आप कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इम्यूनिटी, आपने नाम से क्लियर है, प्रतिरक्षा, यानी किसी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों, कोई आपको कोई भी बीमारी होती है, बुखार होती है, तो एक दिन धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो कैसे ठीक होती है? आपके शरीर में एक प्रतिरक्षा है। ठीक है, वो क्या करती है, किसी भी रोग को रोकती है। तो जो रोग को उत्पन्न होने से जो रोकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी शक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है,
जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे प्रतिरक्षित कहते हैं। यानी कि जो यह शक्ति जो है, जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे प्रतिरक्षित कहते हैं। सिंपल सी बात हो गया। चलिए 9वें की तरफ बढ़ते हैं। 9वां है आपका प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखने के लिए, बहुत बार पूछा है, आइए देखते हैं। तो कहता है कि यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थान से काटा जाता है, इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। ठीक है, वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। यानी ध्यान सुनिए, वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज होता है। बस इतना ही इसमें आपको प्रतिबंधन एंजाइम में लिखनी है। ये बच्चों आपका 9वां टिप्पणी है। 10वें की तरफ पढ़ते हैं, फटाफट टिप्पणी देख लो। और ये 15 का 15 टिप्पणी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर साल आपके पेपर में मिलता है। और आपको पेपर किसी भी सन को उठाकर देखेंगे तो बच्चों 5 अंक से लेकर के 10 अंक या कभी कभी 12 अंक या 15 अंक तक जो है आपको टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में पूछा गया है, इसलिए टिप्पणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 लेकर के आए हुए हैं। बाकी जो टिप्पणी बच जाता है हमें लगता है कि और आपको बता देनी चाहिए अलग से वीडियो के माध्यम से, तो उसको भी आने वाले समय हम बता देंगे। ठीक है, बाकी जितनी बच्चे अगर आप 2024 शानदार जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल को सबसे पहले आप लोग आंख मूंद तुरंत अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, ताकि आपको कोई भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, और ये बिल्कुल फ्री ग्रुप है। ठीक है, चलिए 10वां टिप्पणी है कि बीटी कपास क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। तो लिखेंगे कि कपास में बीटी जीवाणु की अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है, जिसे बीटी कपास कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही इसमें आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों जो 11वां टिप्पणी है बायोपायरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी टिप्पणी बच्चों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सा है। यानी दोस्तों ध्यान से, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी दूसरे देश की अनुमति व सहमति के बिना उस देश के जैविक संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। सिंपल सी बात, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनियां व दूसरे संगठन द्वारा किसी दूसरे देश की अनुमति, ठीक है, वह सहमति के बिना, यानी उनके अनुमति या सहमति के बिना उस देश के जैविक संसाधन का अगर वो उपयोग करता है, ठीक है, तो उसी वह क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। सिंपल सी बात हो गई। 12 नंबर का जो आपका है टिप्पणी वो है पीसीआर। ठीक है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन क्या होता है, ये पीसीआर ध्यान सुनिएगा कि पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जाती है। यह एक सीधा उपयोग है जिसके द्वारा जीन जो है जीन श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जा सकती है। 13 नंबर का है कि पारिजीनी जंतु किसे कहते हैं, पारिजीनी जंतु पर टिप्पणी लिखिए। तो आप दिखाएंगे कि ऐसी जंतु जिनके डीएनए में, ठीक है, जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, पारजीनी जंतु, ध्यान सुनेगा कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन जो है प्रवेश करा दिया जाता है उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करता है। ठीक है, यानी जो यह जीन है, जो जीन इसमें प्रवेश कराया जाता है, तो ये जीन भी जो है अपना लक्षण व्यक्त करता है। इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है। यानी दोस्तों जो ये नया जीन उसमें प्रवेश किया जाता है, ठीक है, डीएनए में जो प्रवेश किया जाता, एक अतिरिक्त जीन प्रवेश किया जाता है, तो ये एक नए जाति का विकास होता है। और ये जो जीन प्रवेश किया जाता है, ठीक है, वह भी अपना लक्षण व्यक्त करता है। अब जैसे मैं आपको अब दिखाएंगे पारजीनी जंतु के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं। तो जैसे कि डॉली भेड़, ये आप पारजीनी जंतु के अंतर्गत आएंगे। कागा गाय का नाम आपने सुना होगा, तो कागा गाय भी पारजीनी जंतु होता है। मीरा बकरी का नाम भी सुना है, तो मीरा बकरी भी जो है बच्चों पारजीनी जंतु होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये चौथा आपका ओजोन परत, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है आपका टिप्पणी की ओजोन परत पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ये आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ओजोन परत आप क्या कैसे लिखेंगे। तो लिखता है कि ओजोन परत जो है
ठीक है, ओजोन परत जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, समताप मंडल के, ध्यान सुनेगा, समताप मंडल के निचले तथा क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, यानी कि ऊपरी अर्थात बाहरी भाग में स्थित होता है कौन सा, ओजोन परत, यानी कि समताप मंडल के नीचे होगा लेकिन क्षोभ मंडल के ऊपर होगा, ठीक है, ऊपरी भाग में यह क्या होता है, ओजोन परत स्थित होता है। यह लगभग, यानी ओजोन परत की जो चौड़ाई होती है, ठीक है, तो ये कहता है कि यह भाग जो 15 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर होती है। ओजोन गैस एक मोटी परत होती है, कितना, 15 से 30 किलोमीटर की मोटाई इसकी होती है, ठीक है। यह गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी होती है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं O3 लिखा गया है, यानी ऑक्सीजन का 3 परमाणु इकट्ठा है, ठीक है, मिला हुआ है। इसमें एक विशेष प्रकार की तीखी गंध होती है तथा इसका रंग जो है था वो नीला होता है। ओजोन जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, मुख्यतः पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोककर पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों की क्या करती, सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती, जैसा कि आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। किसके बारे में भाई, ओजोन परत के बारे में, ठीक है, बस वहीं आपको लिख देना है। इसका दोस्तों लास्ट टिप्पणी आपका अम्लीय वर्षा, ये भी बहुत साल पूछा गया पेपर में, ठीक है, तो हो सकता है 2024 में भी ये रिपीट करें। ध्यान सुनिएगा, अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे, ध्यान सुनिए, कहता है कि प्राकृतिक ईंधनों के जलने से, जो प्राकृतिक ईंधन है बच्चों, उनके जलने से अनेक पदार्थों के ऑक्साइड जो है विशेषकर गंधक, नाइट्रोजन आदि के जलवाष्प के साथ मिलकर अम्ल बना लेते हैं। कैसे क्रिया होती है, ध्यान सुनिएगा, जैसे कि SO2 से SO3 या तथा H2SO4 इसी प्रकार से ये बनाता है, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से NO2 से NH3 आदि बन जाते हैं। जब ये सब चीज़ें अगर रिएक्शन करती है, जब ये बनती है, तो जब ये बन जाती है, तो जब ये अम्ल अधिक आर्द्रता में जल के साथ तो वर्षा के रूप में गिरते हैं, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी जैसे सुनेगा, जैसे ही अम्लीय वर्षा ये जो है आपका क्या रिएक्शन करके ये बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, जब ये आर्द्रता के रूप में जल के साथ जो वर्षा करते हैं, तो ये क्या होता है, इसी को जो है हम लोग अम्लीय वर्षा, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों 15 जो वेरी इंपॉर्टेंट था, अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका टिप्पणी, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आने वाले समय में जो भी लगेगा कि कुछ टिप्पणी छूट गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम बता देंगे, लेकिन आपसे बच्चे ध्यान में रखिएगा, तैयार रखिएगा इसको, और सभी ऑल सब्जेक्ट हम इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे, और सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट आप सभी करवाएंगे, और जो करवा रहे हैं, जो करवाएंगे उसी से बोर्ड पेपर 2024 एग्जाम में आएगा। तो एक भी क्वेश्चन आपको, एक भी क्लास आप सभी बच्चों को मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में एग्जाम में हम एक अच्छे नंबर के साथ पास हो जाए, तो बच्चों जो है आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत रोजाना करनी है, ठीक है, तभी चीज़ें बदल पाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। तो साथ में पढ़ाई करते रहिएगा और अच्छे से आप पढ़ाई करिए। कोई प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बिल्कुल भाई चैनल को सब्सक्राइब तुरंत अभी सब्सक्राइब पर आप लोग क्लिक करिए और घंटी को दबा करके क्लिक भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय के बच्चों इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में 2024 की तैयारी जबरदस्त करने के लिए आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक है। बहुत सारे पूछते हैं बच्चे कि क्या इसमें पैसा लगे, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी फीस नहीं है बच्चों, आप बिल्कुल फ्री में जुड़ेंगे और पूरे साल अच्छे से हम तैयारी कराएंगे और जो बताएंगे वही पेपर में आएगा, ठीक है। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, सब कुछ आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।